कह रहा है भक्त मुझे चढ़ावा दे, ये कैसे संभव है? भगवान खुद प्रसाद थोड़ी मांग रहा है भाई। लोकतंत्र में सरकार मतलब सब कुछ है। ऐसे में सरकार जब सब कुछ है तो सरकार को कर्ज की जरूरत क्या है? सरकार कहती है कि देखो भक्तों, मैं तुम्हारी वजह से सरकार हूं और तुम्हारी वजह से सरकार हूं, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूं, तुम्हारे रोकड़े को ही तुम्हें लौटा कर दूंगी, लेकिन मेरे पास विजन है, इसलिए तुम मुझे अपना पैसा दो, मैं तुम्हें रिटर्न दूंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे करके साहब यहां पर सरकार आपसे पैसा मांगती है, आपने सरकार को पैसा दिया, गारंटी के साथ पैसा मिला, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाई। सर अगर सरकार ही ले डूबी तो समझो देश में रहने का कोई मतलब नहीं है, देश डूब चुका है। ठीक है, सॉवरेन डेट क्राइसिस कहलाता है अगर सरकार डूब जाती है तो। आपका पैसा श्रीलंका वाले हालात में अगर है तो फिर इस देश में रहकर फायदा भी क्या है ना? तो इसका मतलब इससे डरने की जरूरत हमें नहीं है। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि उधार का पैसा हम कहीं अगर दें तो उधार के पैसे में गारंटी है कि वो पैसा अच्छी जगह जा रहा हो, तो इसका मतलब वो ठीक है, कम से कम ब्याज तो मिलेगा। अब आपको यहां तक समझ में आ चुका है कि ब्याज पर पैसा देना डेट फंड में जाता है और स्टॉक में पैसा लगाना इक्विटी फंड में जाता है। इसी डेट फंड में एक फंड है लिक्विड फंड, आज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कई तरह के डेट फंड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होता है, लिक्विड फंड होता है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है, कम अवधि का फंड होता है। इनमें से हम लिक्विड फंड की चर्चा कर रहे हैं। अब ये क्या कहानी है सर? लिक्विड फंड का मतलब ये है कि आप अपना पैसा उधार तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी एक समय सीमा है। जैसे आप 3 महीने से ज्यादा किसी को उधार देंगे ही नहीं। आपने अपनी तरफ से एक काम सेट कर दिया और वो ये है कि हम 3 महीने से ज्यादा समय के लिए किसी को पैसा उधार नहीं देंगे। 3 महीना बोले तो 91 दिन के आसपास की सर, इतने दिन में। बोले आप में कहेगा भाई साहब इतने दिन में तो हमारा क्या ही होगा। अरे सर आप बड़े लोग हैं, आप 3 महीने हमसे ले लीजिए, 3 महीने किसी और से ले लीजिए, हमारा पैसा 3 महीने तक रखिए, ताकि कल को ये ना हो सरकार ने पॉलिसी बदल दी, बैंक का पैसा उस म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा या तो ट्रेजरी बिल में, जो कि सरकार द्वारा सुरक्षित अल्पकालीन बॉन्ड होते हैं, उसमें निवेश किया जाता है। कमर्शियल पेपर के अंदर, जैसे कोई बड़ी कंपनी है वो आपसे छोटे समय के लिए कर्ज लेना चाहती है, यानी कि उस कंपनी से लेना चाहती है जिसको आप पैसा दे रहे हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट की एक बड़ी कंपनी है, उसने अपना पैसा किसी बैंक में जमा करा रखा है, उसके बदले आपसे ले रहा है कि देखो मैं अपनी एफडी नहीं तोड़ना चाहता, ये देख लो मेरा पैसा वहां रखा है, लेकिन इसके बदले मुझे पैसा दे दो, नहीं तो मेरा पैसा टूटेगा। तीसरा शॉर्ट टर्म सरकारी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो इस तरह से जब पैसा आपका निवेश हो तो वो लिक्विड फंड के अंदर होता है। अब सवाल ये बनता है सर मैं लिक्विड फंड में ही निवेश क्यों करूं? कारण है भाई साहब कि जब सेविंग जो ब्याज मिला वो कटा देना होता है। जब आप टैक्स स्लैब के हिसाब से 30% स्लैब में आ रहे हो मान लीजिएगा, तो आप 2% तो वहीं कटा दिए, तो 2 से 4% के बीच में आप नेट पाते हैं। महंगाई खुद बढ़ चुकी होती है 6% तक साल भर के अंदर, तो जो मिला है वो भी सॉइलिंग इफेक्ट के अंदर आ गया, पैसा मट्टी हो रहा है आपका धरा धरा। तो ऐसे में आपको कम से कम महंगाई तो बीट करनी है कि आपका जो पैसा रखा है ये कम से कम महंगाई से तो तेज चले। इसके लिए आपको ऐसे फंड में पैसा डालना होता है जो इंटरेस्ट रेट, जो टैक्स को भी कटाए, मतलब कि पैसा दिया उसमें से जो आया उस पर टैक्स भी कट गया, फिर भी कम से कम इतना तो आया जिसमें महंगाई बीट कर दी, तब जाकर आप जहां हैं वहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए ये जो फंड है ये लिक्विड फंड होता है। ठीक है, तो एफडी के तुलना में लिक्विड फंड बेहतर क्यों है? क्योंकि इसमें कम समय के लिए पैसा देते हो और इंटरेस्टिंग, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता, बहुत कम 0.01% के आसपास का एग्जिट लोड होता है। जल्दी से जब चाहो रिडीम कर सकते हो, 91 दिन का ही कुल कारभार होता है। बेटर यूज ऑफ आइडल कैश होता है, आपका घर में जो पैसा रखा है उसको आप यहां पर कैश कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ स्कैल्पिंग के बारे में, कितनी बार ही स्कैल्पिंग करते टाइम ऐसा हुआ है कि चार्ट देख रहे हो सडनली प्राइस मूव हो गई और तुम्हारा ऑर्डर प्लेस करने से पहले अपॉर्चुनिटी निकल गई, या फिर स्टॉप लॉस लगाने के लिए दूसरे टैब पे जाना पड़ा और तब तक में मार्केट आपका स्टॉप लॉस को ब्रीच कर गई। प्रॉब्लम बहुत सारी आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। मैं भी यही सब प्रॉब्लम फेस करता रहता हूँ, एक चार्ट ओपन करता हूँ, दूसरा मिनिमाइज करना पड़ता है, ऑर्डर बुक देखते हैं तो चार्ट कम समय के लिए पैसा निवेश करते हो और इससे पैसा निकल कर आता है। अब बोले सर जल्दी से बता दो कि कौन सी जगह जाकर के हम इन्वेस्ट करें। जब मैं लिक्विड फंड की बात करता हूं और सर्च मारता हूं किसी भी वेबसाइट पर, गूगल पर, तो भाई साहब इतने सारे प्लान लिक्विड फंड के अंदर खुल के आ जाते हैं। यानी कि जो मैं प्लान आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये नया नहीं है भाई साहब, इस पर तो दुनिया ने महारत हासिल कर रखी है। पूरा की पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पेज सजा पड़ा है, इतने लिक्विड फंड है। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए इनमें मैं कंपैरिजन कराने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। मैंने टिकर टेप वेबसाइट पर जाकर के स्क्रीन है ना वो एक्सपेंस रेशो में काउंट किए जाते हैं ना, तो इस तरह से अगर हम देखें तो बाकी सबके जो एक्सपेंस रेशो है, जैसे एचडीएफसी कॉर्प बॉन्ड जिसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे, जो 8.33% का रिटर्न दे रहा था, उसका भाई साहब 0.36% का एक्सपेंस रेशो है। वहीं पर अगर आप एक्सिस की बात कर रहे हैं तो 0.12% का, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा ये रिटर्न ले रहा है। ये अपने आप में आपको फिर क्या मैसेज देगा कि नहीं 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 नहीं, भले ही रिटर्न ज्यादा दे रहा हो लेकिन कमा भी तो ज्यादा रहा
रहा है, हमसे कट भी ज्यादा ले रहा है, और हमसे अगर हमारा AUM बड़ा होता चला गया तो उसमें से तो इसका कट भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये पाई बहुत बड़ी दिखेगी अगर आप 10-20 करोड़ का अगर अपना कैपिटल बना ले गए तो आपको 0.36% भी बड़ा दुखेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा पैसा ले रहा है ना। तो इसलिए जनरली आप लोग कंपेयर करते हैं एक्सपेंस रेशो को। और क्या कंपेयर करते हैं आप? फिर कंपेयर करते हैं कि भाई रिटर्न देख लिया, एक्सपेंस रेशो देख लिया, तीसरा फिर हम देखते हैं कि पैसा अगर निकालना हम चाहें तो उस समय कोई कितना पैसा ले रहा है, जिसे बोलते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड जब देखते हैं तो ये सभी के सभी फंड 0.01% के आसपास का एग्जिट लोड ले रहे हैं। नॉमिनल सा एग्जिट लोड है, आप पैसा निकाल रहे हो तो ये थोड़ा सा पैसा खुद का निकाल ले रहे हैं कि सर बीच में मत तोड़ो, 3 महीने का कहा था, कहां जा रहे हो, उस तरीके से। ठीक है, अच्छा, तो एग्जिट लोड हमें समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के हमने अब 3 बड़े क्राइटेरिया, पहला हमने देख लिया कैपिटल कितना इकट्ठा कर रखा है, उसके पास AUM कितना है, फिर हमने देख लिया CAGR कितनी है, फिर हमने एक्सपेंस रेशो देख लिया, फिर हमने एग्जिट लोड देख लिया। आप खुद से प्रेफर कर सकते हैं, आपको जो समझ में आए अपनी तरफ से जो चाहे उसमें निवेश करें। लेकिन मैंने यहां पर एक्सपेंस रेशो को, क्योंकि होता क्या है हमारे देश में ना इन दिनों एक बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है, डायरेक्ट फंड में डालें कि रेगुलर फंड में डालें। अर्थात जहां एक्सपेंस रेशो मिनिमम हो वो लोग आजकल ज्यादा प्रेफर करना चाहते हैं डायरेक्ट फंड के नाम पर। रेगुलर फंड के लिए बोले यार कुछ तो एक्सपेंस रेशो खा ही जाएगा ब्रोकर बीच में से। ऐसे में फिर आप जो डायरेक्ट फंड वाले लोग हैं जो एक्सपेंस रेशो पर फोकस करते हैं, उनका विनर निकल करके एक्सिस फंड जैसे मान लीजिए आ रहा है। तो मैंने इसी पर थोड़ा और रिसर्च किया तो इसमें निकल कर आया कि ये CAGR 3 साल का 7.11% दे रहा है, 1 साल का 7.22% दे रहा है, और एक्सपेंस रेशो सबसे कम ले रहा है। अब जब सबसे कम एक्सपेंस रेशो है 33,000 करोड़ के AUM में, तो मैं इसके अंदर और जब एंट्री किया तो इसी में आप व्यू डिटेल में जाएंगे, तो व्यू डिटेल में जाते ही आप इस वेबसाइट पर पहुंच गए मान लीजिए। तो यहां पर क्या दिख रहा है, ये मैं क्यों खोल रहा हूं कि इन्होंने जो इतना पैसा लिया ये लगाया कहां। क्योंकि आपने क्या क्या चेक किया, CAGR कितना है, आपने चेक किया एक्सपेंस रेशो कितना है, आपने चेक किया एग्जिट लोड कितना है, AUM कितना है, लेकिन अब हमसे इतना पैसा लेके लगाते कहां हो। आओ तो अब इसको डिटेल में खोलते हैं। बैंक को सबसे ज्यादा पैसा दिए हुए हैं, बैंक की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है ये बैंक है, बैंक का एक प्रोडक्ट है, ये बैंकिंग अलग चल रही है ना। तो बैंक का एक प्रोडक्ट है ये। 182 का इन्होंने 182 डेज के ट्रेजरी बिल्स में उधार दिया। ट्रेजरी बिल सरकारी बिल जो होती है ना, सरकार उधार मांगती है, जो 91 डेज के ट्रेजरी बिल्स में निवेश है, कैनरा बैंक में निवेश है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, HDFC बैंक। और सर HDFC वाले तो खुद का भी कर रहे हैं भाई, ये फिर भी पैसा लेते हैं, यही तो खेला है, पैसे से पैसा बनाना सीखते हैं भाई बैंक वाले। ठीक है, हम अगर देखते हैं तो इन्होंने इस तरह से बड़ा सारा अपना AUM इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बोले सर हमें मेजर और मतलब ब्रॉड टर्म्स में समझाइए। तो ब्रॉड टर्म्स में निकल कर आता है कि कमर्शियल पेपर्स पर इन्होंने 56% निवेश किया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर 36%। बोले सर फिर भी ये टेक्निकल चीज है, थोड़ा और आसान। तो आसान इस तरह से कर लीजिए कि पब्लिक सरकारी बैंकों को इन्होंने अपना 39% उधार दिया है, क्योंकि डेट फंड दिया उधारी में ही जा रहा है, तो 39% केवल पब्लिक बैंक को दिया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 16.5% निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 11.8%, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस में इतना परसेंट, प्राइवेट बैंक में इतना, और बाकी 15% इधर उधर टाइप से बांटा हुआ है। तो यानी इनका जो फंड है, हमने शुरुआत में क्या कहा, आप बैंक को कितना पैसा उधार दे रहे हो, सरकार को और सरकार की कंपनियों को कितना उधार दे रहे हो, ये सारी की सारी बातें आपको यहां से क्लियर हो गई। अर्थात अब मैंने आपको यह बता दिया कि आप ये वाला आधार भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंड आपका पैसा कहां लगा रहा है, तो आप ये भी एक कंपेयर के अंदर ले सकते हैं। तो मैंने उम्मीद है आपको बढ़िया से ये समझाने का जो प्रयास किया कि लिक्विड फंड के फायदे क्या हैं, लिक्विड फंड में निवेश क्यों किया जाता है, वो पैसा कहां जाता है, किनको उधार दिया जाता है, वो कितना रिटर्न देते हैं, उससे आपको क्या फायदा होता है, मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। आप कहेंगे सर ब्याज कितना लगता है, भाई जितने टैक्स स्लैब में आप आते हैं उतना ब्याज लगता है, जिस भी तरह के स्लैब में आप आएंगे वो पैसा लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी काम की लगी होगी। इसके बावजूद भी मैं अंत में यही कहूंगा कि निवेश से पहले मेरे कहने पर काम ना करें, बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकूं। मेरे अपने इमरजेंसी के प्लान भी अपेक्षित हैं कि हो सकता है इस साल में इतना बीमारी पर खर्चा होगा, इतना एजुकेशन पर होगा, हालांकि इमरजेंसी एजुकेशन नहीं है, फिर भी एक थॉट प्रोसेस रहता है कि यार पता नहीं अचानक बच्चों की कौन सी किताब मांग लेंगे वो लोग, या फिर बच्चों का कोई ट्रिप प्लान करना हो गया, घर के खर्चे हो गए, कोई टीवी फ्रिज मांगना पड़ गया, लेना पड़ गया, घर में कोई शादी आ गई, कोई भी चीज अगर ऐसी आती है तो हमने एक अपने पास में पैसा रखा होता है। जनरली जो लोग भी कमा रहे हैं वो कुछ ना कुछ पैसा अपना ऐसा बचा के जरूर रखते हैं जिसे वह निवेश नहीं करते। आज मैं केवल उस
पैसे पर फोकस करते हुए इस सेशन को आपके साथ साझा कर रहा हूं कि आप अपने इस पैसे को कहां निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर सेविंग अकाउंट्स के अंदर जो पैसा रखा हुआ है उस अकाउंट पर आज हमारी चर्चा है, क्योंकि उन्हें एक अच्छा निवेश का ऑप्शन लिक्विड फंड्स के अंदर मिल सकता है। अब ये लिक्विड फंड्स हैं क्या साथियों? असल मायने में लिक्विड फंड एक डेट फंड है। अब ये डेट फंड क्या होता है? डेट फंड एक म्यूचुअल फंड है। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? हालांकि बहुत बार मैंने बताया, फिर से मैं बता देता हूं कि आपका, मेरा, हम जैसे कई लोगों का एक पैसा इकट्ठा किया गया किसी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, एक ऐसी फर्म के द्वारा जिसे रजिस्ट्रेशन दिया गया था, जिसे सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, उसने हम सबका पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे को इकट्ठा करके म्यूचुअली हमारा पैसा इकट्ठा हुआ, तो वो म्यूचुअल फंड था, उसे फिर निवेश कर दिया गया। निवेश करने के लिए हो सकता है कि वो स्टॉक में निवेश किया गया हो, किसी को कर्ज देने में किया गया हो। तो इस आधार पर म्यूचुअल फंड के अंदर दो प्रकार के मेजर निवेश निकल कर आते हैं, आइदर वो इक्विटी यानी कि स्टॉक बाजार में, या फिर डेट यानी किसी को कर्ज देने में। अर्थात इन्वेस्टर के रूप में आप और मेरे जैसे लोग हैं, किसी हम म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा देते हैं, वो इस पैसे को लेकर के या तो इक्विटी खरीद रही है, या बॉन्ड में पैसा डाल रही है, या फिर वो गोल्ड में डाल रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पैसे को बढ़ाने के लिए डाल दे रही है। आपने ये जो पैसा अपने अकाउंट में रखा था, इस अकाउंट में रखे पैसे को एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपसे समय निकालकर कहीं और निवेश करने का साहस किया है। ठीक है, अब बात करें म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, तो कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। इस पर ऑलरेडी हमने कई मतलब सेशंस किए हुए हैं, हमारे कोर्स स्ट्रेटजी है आपकी कि साहब मुझे तो इतना परसेंट फिक्स रिटर्न लेना है। इस तरह से कई तरह के म्यूचुअल फंड बाजार के अंदर होते हैं। चूंकि आज के सेशन में मैं आपको सिक्योर तरीके से मतलब एक ऐसे फंड के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि यार इसमें टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं से मतलब डूबने के सबसे कम चांसेस जिसके अंदर होते हैं, वैसे किसी फंड के बारे में बताने जा रहा हूं। जनरली क्या होता है, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन, मेजर ऑप्शंस दिए जाते हैं, इक्विटी या डेट। इक्विटी बोले तो स्टॉक मार्केट, और डेट बोले तो किसी को कर्ज देना। अब ये कर्ज भी दोनों आसान भाषा में हम समझेंगे। इक्विटी का मतलब हुआ कि आपने अपना पैसा दिया, जिस म्यूचुअल फंड कंपनी को आपने पैसा दिया था उसने वो पैसा लिया और शेयर बाजार में निवेश कर दिया। बाजार उठ रहा है तो आपका पैसा बढ़ रहा है, बाजार गिर रहा है तो पैसा गिर रहा है। आसान मुसीबत यह कि मुझे जब जरूरत होगी तब बाजार के हालात क्या होंगे। मैंने तो आज पैसा डाला, बाजार से मुझे जब अपेक्षा है उस समय बाजार में पैसे का क्या हुआ, यह मेरे लिए बड़ा चैलेंज होता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के बारे में विचार कर रहे होते हैं, जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं कि आज पैसे की जरूरत नहीं है, 5 साल बाद जाकर देखूंगा पैसे का क्या हाल है, वो कई बार प्रेफर करते हैं कि चलो इक्विटी फंड ले लेते हैं। स्टॉक मार्केट 5 साल में तो करेक्ट होकर के ऊपर जाता ही जाता है। पास्ट रिकॉर्ड देख लो, जब से चले आ रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह से इंडेक्सेस को देख करके लोग खुश हो जाते हैं कि आज इंडेक्स अगर 81-82 हजार पर चल रहा है तो कहीं से तो शुरू हुआ था, आज यहां तक पहुंचा है तो उसका मतलब है बाजार बढ़ा है। ओके, अब लेकिन हम जैसे कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिन्हें पैसा 5 साल के लिए तो पता ही नहीं है 5 साल में तो क्या क्या चैलेंजेस आ जाएंगे। ऐसे में हम लोग एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो रिटर्न तो दे, हालांकि अनएक्सपेक्टेड। जैसे मान लीजिए कि पता चल रहा है कि कोई आईटी कंपनी के अंदर स्टॉक ले लिया था जिसका CAGR ही 20% है ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 20% के हिसाब से बढ़ रही है, इक्विटी धार धूम चलती जा रही है। कोरोना काल के अंदर तो इक्विटी फंड्स ने रिटर्न्स ही ताबड़तोड़ दिए थे, कई जगह तो ऐसा भी सुनना था 100% लोगों को रिटर्न मिल रहे थे। ऐसे में डेट फंड क्या है? डेट फंड वो है, सर आप मुझे पैसा दो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा बाजार एकदम रॉकेट हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फिक्स रिटर्न मैं आपको देकर दूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके पास पैसे लेने आया कि भाई साहब मुझे पैसे उधार दे दो, आपने कहा हाँ सर दे तो दूंगा, लेकिन कंडीशन है ब्याज लगेगा। बोले सर कितना % ब्याज लोगे? बोले सर ब्याज जैसे बाजार में है, बैंक ले रही है मान लीजिए 6%, मैं आपको 8% ब्याज पर पैसा दूंगा। आपने कहा यार इतना क्यों? बोले भाई साहब अगर बैंक से पैसा ले लिए होते तो आप मेरे पास थोड़ी आते। अब आप कहेंगे सर उधार का पैसा तो डूब ही जाता है, तो भाई ऐसा करिए ना, ऐसे आदमी को उधार दीजिए जिससे आपको यह लगता हो कि इससे सुरक्षित तो कोई नहीं है हमारे देश में। उदाहरण के लिए विचार करिए कि अडानी आपसे पैसा मांगने आए, अंबानी आपसे पैसा मांगने आए, माल्या पैसा मांगने आए, आप इनको पैसा देंगे या डरेंगे? तो ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आंसर आ चुके होंगे। लेकिन वही मैं आपसे रिवर्स आकर के ये कहूं कि विचार कीजिए बैंक ऑफ अपनी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो आपसे पैसा मांगने आए कि मुझे उधार दे दो। आप कहोगे हे प्रभु, आप तो खुद कुबेर का खजाना, पैसे की क्या जरूरत है, और सरकार है आप तो आपको पैसे की, बोले फिर भी दो यार, हमें थोड़ा बड़ा होना है। अच्छा, ऐसे किसी और ने आपको थर्ड पार्टी आकर कहा कि साहब सुनो मेरा नाम ONGC, मेरा नाम NTPC,
देखिए मेरा नाम भेल गेल ये है, हम थोड़ा और बड़ा होना चाहते हैं इसलिए फिलहाल के लिए पैसा लेने आए। आप उनसे कहेंगे सर मेरे पास ही पैसा लेने क्यों आए, आप स्टॉक मार्केट से ले लिए होते। तो फिर हमको आंसर दिया उनने, सुनो ज्ञान ना दो, स्टॉक मार्केट से लेते तो वो हमसे हमारा शेयर मांगते, हमें अपना शेयर नहीं देना है, हमको तो एक दिन बहुत बड़ा बनना है, हमें केवल उधार चाहिए, उधार का पैसा निवेश करेंगे उससे हम और बड़ा बनेंगे, हम अपना स्टॉक को क्यों क्यों डाइल्यूट करें। बोले हाँ यार ये तो लॉजिक है। तो आप स्टॉक ना दे करके आप ज्यादा पैसे पर ब्याज देने को तैयार हैं। बोले क्यों, बोले हम इस पैसे से खुद ही 20% से ग्रो कर जाएंगे सीएजीआर पर, 8% ब्याज में अगर हमारा काम बन रहा है तो 12% का हिस्सा भी हम किसी को क्यों दें। अच्छा सही मायने में धंधा तो यही है कि अगर मैं उधार के पैसे से अपना धंधा तेज कर लूं तो फिर मैं अपने धंधे का हिस्सा किसी को क्यों दूं। किसी के आने से अगर मेरे धंधे के अंदर इजाफा हो रहा है तो भाई मैं ये तो देखूंगा कि मुझे आसानी से उधार मिल रहा है कि वो मेरे से पार्टनरशिप मांग रहा है। अगर उधार मांग रहा है दे रहा है तब तो वेल एंड गुड है, उससे तेज तो मैं अपना धंधा दौड़ा लूंगा। अच्छा तो अब इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आए, इक्विटी फंड का ऑप्शन आया, डेट फंड का ऑप्शन आया। अब जब हम डेट फंड के बारे में बात करते हैं तो ये उधारी का पैसा है। उधार मांगने में सोचो बैंक ये महारत्ना कंपनी ऐसे आ जाए, और खुद सोचो सरकार आपके सामने आ जाए, वो कहे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, मैं गारंटी देता हूं आपको इतना % ब्याज पर पैसा मिल जाएगा। आप तो कहेंगे जिल्ले इलाही जब आप खुद मांगने आ गए तो इससे अच्छा तो ये हो गया कि भगवान खुद प्रकट होकर कह रहा है भक्त मुझे चढ़ावा दे। ये कैसे संभव है, भगवान खुद प्रसाद थोड़ी मांग रहा है। भाई लोकतंत्र में सरकार मतलब सब कुछ है, ऐसे में सरकार जब सब कुछ है तो सरकार को कर्ज की जरूरत क्या है। सरकार कहती है कि देखो भक्तों मैं तुम्हारी वजह से सरकार हूं, और तुम्हारी वजह से सरकार हूं, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूं, तुम्हारे रोकड़े को ही तुम्हें लौटा कर दूंगी, लेकिन मेरे पास विजन है इसलिए तुम मुझे अपना पैसा दो मैं तुम्हें रिटर्न दूंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाई। सर अगर सरकार ही ले डूबी तो समझो देश में रहने का कोई मतलब नहीं है, देश डूब चुका है। ठीक है, सॉवरेन डेट क्राइसिस कहलाता है अगर सरकार डूब जाती है तो। आपका पैसा श्रीलंका वाले हालात में अगर है तो फिर इस देश में रहकर का फायदा भी क्या है ना। तो इसका मतलब इससे डरने की जरूरत हमें नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि उधार का पैसा हम कहीं अगर दें तो उधार के पैसे में गारंटी है कि वो पैसा अच्छी जगह जा रहा हो, तो इसका मतलब वो ठीक है, कम से कम ब्याज तो मिलेगा। अब आपको यहां तक समझ में आ चुका है कि ब्याज पर पैसा देना डेट फंड में जाता है और स्टॉक में पैसा लगाना इक्विटी फंड में जाता है। इसी डेट फंड में एक फंड है लिक्विड फंड, आज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कई तरह